Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will study section 80CCD. This is about contribution to National Pension Scheme. देखिए, कोई भी आदमी जब यंग एज में होता है तो बहुत पैसे कमाता है। अच्छा है, सभी को कमाने भी चाहिए, जॉब करता है। आप देख ही रहे हैं कि इंडिया में इस समय प्राइवेट जॉब का कल्चर ज़्यादा है गवर्नमेंट जॉब से। ऐसा नहीं है, आज भी लोग चाहते तो हैं गवर्नमेंट जॉब करें, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स अब उतनी नहीं रह गई हैं। ज़्यादातर जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में चले गए हैं। जैसे किसी ज़माने में एयरलाइंस सिर्फ एयर इंडिया होती थी, इंडियन एयरलाइंस होती थी, यानी गवर्नमेंट एयरलाइन। आज सिर्फ प्राइवेट ही ज़्यादा चलती है। ऐसे ही पहले टेलीफोन सेक्टर में सिर्फ MTNL होता था, BSNL होता था। आज आप देखें तो सारी कंपनियां उससे बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रही हैं। तो कहने का मतलब है अभी इतना नहीं है, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता था कि जब एक एम्प्लॉई अपनी एज कंप्लीट कर लेता था 60 ईयर्स की, तो उसको बाकी की लाइफ के लिए गवर्नमेंट पेंशन देती थी। बट प्राइवेट में तो ऐसा कोई कल्चर है नहीं। सैलरी तो नॉर्मल से ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन जब तक काम कर रहे हो, जितना काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसे ही होता है, उसके हिसाब से सैलरी मिल जाती है। बाकी नमस्ते। सो गवर्नमेंट हमेशा सोचती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए। तो उन्होंने एक नेशनल पेंशन स्कीम निकाली, जिसमें अगर वो एम्प्लॉई है तो दोनों मिलके कुछ कंट्रीब्यूशन कर दें, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, और एक तरह से एक फंड बन जाए और उससे पैसा मिल जाए। अच्छा, और अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, बिजनेसमैन है, तो वो भी एक नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस करे जब तक वो कमा रहा है। जी, अभी फर्स्ट क्लास लाइफ है, ताकि बाद में उसको एक सर्टेन एज के बाद पेंशन मिल सके। उसको एनकरेज करने के लिए ये सेक्शन भी क्रिएट कर दिया 80CCD कि भैया चलो इसमें हम आपको डिडक्शन देंगे। सो इफ आई से व्हाट इज कवर्ड बाय द सेक्शन, वैसे तो हेडिंग से ही क्लियर हो गया है। सो व्हाट इज कवर्ड बाय द सेक्शन इज assessees contributions to national pension scheme, maybe as an employee of central government or private employer और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड माने जो बिजनेसमैन। राइट, चलिए अब सवाल ये है कि जो डिडक्शन है वो कितनी मिलेगी। तो सबसे पहले हम सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को ही ले लेते हैं, क्योंकि उनका सिंपल सा एक ही लाइन का प्रोविजन है। डिडक्शन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। जहाँ तक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स का सवाल है, इनके लिए डिडक्शन है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। यानी जितनी भी उनकी इनकम है उसका वो 10% मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, विच एवर इज लेस। और वो 1.5 लाख की ओवरऑल लिमिट नहीं भूलनी है। ओवरऑल सीलिंग ऑफ ₹1,50,000 अंडर सेक्शन 80CCE, वो तो इन एनी केस अप्लाई होगी ना, कि 1.5 लाख से ज़्यादा तो ये तीनों सेक्शन से मिला के डिडक्शन मिलती नहीं है, 80C, CCC और CCD। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो है वो अपने इनकम का, ग्रॉस इनकम का 10% मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकता है, और अगर उससे कम कर रहा है तो उसको उतनी ही डिडक्शन मिलेगी। लेकिन ओवरऑल ये 1.5 लाख के अंदर, 1,50,000 की लिमिट के अंदर ही रहेगा। राइट, नाउ अब हम बात करेंगे डिडक्शन फॉर एन एम्प्लॉय।
जहाँ तक डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय का सवाल है, लास्ट ईयर्स तक उसका जो भी कंट्रीब्यूशन था वो इसी 1.5 लाख की ओवरऑल सीलिंग में अलाउ होता था। प्रैक्टिकली पुराने ज़माने से ही लोग अपनी सेविंग्स अच्छी करते हैं, तो जो 1.5 लाख की लिमिट है वो तो 80C में ही कंज्यूम हो जाती है। यानी प्रैक्टिकली एक एम्प्लॉई अगर पेंशन स्कीम में कुछ कंट्रीब्यूट करे तो उसके लिए कोई बहुत बेनिफिट मिल ही नहीं पाता था। इसलिए इन्होंने क्या किया है, इस साल ये नया लाए हैं कि भी 50,000 तक की डिडक्शन तो उसको इन एनी केस दे ही दो, बजाय वो 1.5 लाख की लिमिट 2 लाख करने के उसको 1.5 लाख पे ही रोक दिया और यहां पर 50,000 रुपये की एडिशनल न्यू सीलिंग दे दी। सो अगर एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हिज कंट्रीब्यूशन shall be eligible for deduction under section 80 CCD clause 1B। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, नहीं तो घुसेगा नहीं, क्योंकि ये सब सेक्शंस के हिसाब से इन्होंने अलग अलग बताया हुआ है। सो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा 80 CCD 1B में, जितना भी उसने किया, बट मैक्सिमम अप टू ₹50,000। यानी एक तरह से 50,000 रुपये की डिडक्शन उसको 80 CCD 1B में मिल जाएगी। एंड दिस इज इन एडिशन टू ₹1,50,000 सीलिंग अंडर सेक्शन 80 CCE। वो जो ओवरऑल 1.5 लाख की लिमिट है, ये 50,000 उसके ऊपर अलाउ किए हैं। एक्चुअली सही मायने में बेनिफिट तभी मिल पाया है, पहले जो ओवरऑल 1.5 लाख की लिमिट थी उसी में 80C भी है, उसी में 80 CCC भी है, उसी में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी जा रहा है, तो वो प्रैक्टिकली कहने को तो मन को खुशी हो रही है, हाँ जी हमें इस पर 1.5 लाख की डिडक्शन मिल रही है, लेकिन वो 1.5 लाख कितनी बार यूज़ करोगे, ओवरऑल भी तो 1.5 लाख था। तो अब इन्होंने ये सही मायने में डिडक्शन जो है अलाउ की इस साल से, और 50,000 रुपये की एक लिमिट ये नई ले आए हैं कि भी ठीक है, अगर एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है पेंशन स्कीम में तो 50,000 रुपीज़ की उसको हम डिडक्शन देने के लिए इन एडिशन टू आर ओवरऑल लिमिट ऑफ 1,50,000 अलाउ तैयार है। ठीक है ना। वैसे अगर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो तो जो पुराना स्कीम है उसमें भी उसको बेनिफिट दे रहे हैं। If contribution is more than ₹50,000 तब क्या होगा? The excess amount shall be eligible for deduction subject to two ceilings। दो लिमिट्स हैं, उसके हिसाब से अलाउड होगा। पहली लिमिट क्या है? 10% ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। कहने का मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय की जो भी सैलरी है उसका मैक्सिमम 10% ही एलिजिबल हो पाएगा। ठीक है ना। द शैल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन, आई शुड मेंशन द सेक्शन। ये जो डिडक्शन है ये है 80 CCD सबसेक्शन 1। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो 80 CCD सबसेक्शन 1 में जाता है। ये पहले से जा रहा है जब से ये सेक्शन बना। अब ये 80 CCD 1B जो मैंने पिछले पेज पे पढ़ाया 50,000 की अलग से लाए, ये एक नया सेक्शन क्रिएट किया इन्होंने। ये 80 CCD 1 तो पुराना है जो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा अगर दिमाग में हेजीनेस लग रही हो तो कोई बात नहीं, आप मेरे को इसको एक बार कंप्लीट करने दो। आई विल रिपीट इट 2-3 टाइम्स, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई चीज़ें होती ऐसी हैं थोड़ी सी अजीब लगती हैं, गवर्नमेंट ने भी ड्रामा बना रखा है, चाहे तो उसको सिंप्लीफाइड स्कीम ला सकते हैं। और जब आप इसको बुक से पढ़ेंगे, इवन मेरे असाइनमेंट से भी पढ़ेंगे, तो और हेजी फील होगा फ्रैंकली, क्योंकि इतनी बार चेंज हुआ है सेक्शन, इतनी बार चेंज हुआ है कि इसका समझ पाना ही मुश्किल है। इसलिए मैं इस बार स्लाइड्स पे नहीं जा रहा हूँ कि आपको स्लाइड्स तो बुक के हिसाब से बनी हुई है और बुक्स लॉ के हिसाब से बनी हुई है। तो मैं अपनी तरफ से आपको एक सिंप्लीफाइड समरी वर्जन पहले दे रहा हूँ, सो दैट आप जब पूरा ओवरऑल पढ़ेंगे बुक में तो आपको वो भी क्लियर होगा। नहीं तो सिर्फ समरी से भी पढ़ लेंगे तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया वो रिपीट करते हुए चलते ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे। एक तो मैंने आपको ये बात बताई कि एसएससी का जो भी कंट्रीब्यूशन है नेशनल पेंशन स्कीम में वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो मैक्सिमम 10% ऑफ ग्रॉस इनकम तक अलाउड है, 1.5 लाख की लिमिट भूलनी नहीं।
अगर वो एम्प्लॉई है तो उसके लिए 50,000 रुपये की एडिशनल डिडक्शन लेके आए नई ATCCD 1B में, यानी पहले जैसे ही उसका कंट्रीब्यूशन होगा पहले उसको हम डिडक्शन देंगे इस सेक्शन में, और अगर उसका कंट्रीब्यूशन 50,000 से ज़्यादा है तो फिर हम पुराने सेक्शन पे चले जाएंगे जिसमें वो 1.5 लाख के लिमिट का चक्कर है, और वो है ATCCD 1। बट इसमें 10% ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय का भी लिमिट है। अगर उसकी सैलरी एक साल में 10 लाख है तो वो 1 लाख से ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, या करेगा तो उसको वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये हो गया 10% ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। एक तो सीलिंग ये है, और दूसरी सीलिंग है ओवरऑल ₹1,50,000, उसको तो भूलना ही नहीं है, अंडर सेक्शन 80CCE। तो एक तरह से ये दो सब्जेक्ट टू 2 सीलिंग्स जो हैं ये डिडक्शन हमारी फिर होती है। एक तो 10% ऑफ एम्प्लॉय से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सैलरी जो उसकी है, और ओवरऑल 1.5 लाख की भी लिमिट है। ये दो लिमिट्स में बंध के उसको जो है डिडक्शन जो है मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करे अगर, तो उसका क्या होगा। तो उसकी भी एक हेडिंग बना लेते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन NPS फॉर एम्प्लॉय। अपने लिए नहीं कर रहा है वो, एम्प्लॉय के लिए कर रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS फॉर एम्प्लॉय। जहाँ तक इसके सवाल है, द कंट्रीब्यूशन इज फुली टैक्सेबल। द कंट्रीब्यूशन is fully taxable as salary. The contribution is fully taxable as salary. पहली बात तो ये खत्म हो गई। दूसरी बात, the deduction is allowed under section 80CCD subsection 2. The deduction is allowed under section 80CCD subsection 2 subject to a maximum of 10% of salary of employee। यानी यहाँ पर भी 10% of salary of employee की डिडक्शन है। बट दिस डिडक्शन कौन सी, अंडर सेक्शन 80CCD subsection 2, but this deduction under section 80CCD subsection 2 is in addition to ₹1,50,000 अंडर सेक्शन 80CCE। ये तो जो ओवरऑल 1.5 लाख की चल रही है उसके अलावा है। कहने का मतलब है कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू MPS है तो वो डिडक्शन कंट्रीब्यूशन एक बार तो टैक्सेबल होगा क्योंकि इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर हमें बेनिफिट दे रहा है, लेकिन साथ में उस अमाउंट की डिडक्शन भी मिल जाएगी सब्जेक्ट टू 10% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। वही एग्जाम्पल मैं फिर से लेता हूँ। सपोज एक एम्प्लॉय की सैलरी 10 लाख हो और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख हो, तो टैक्सेबल तो 1.5 लाख होगा बट डिडक्टेबल 1 लाख होगा, मैक्सिमम 10% ऑफ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। और इसका 80CCE की जो ओवरऑल 1.5 लाख की लिमिट चल रही है शुरू से, उसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि 80C वो जो वेरियस सेविंग स्कीम्स थी, देन 80CCC पेंशन फंड स्कीम और 80CCD सबसेक्शन 1, ये कौन सा था, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, भूलना नहीं है, दिस वाज अबाउट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना। तो ये जो है कवर हो जाता है 80CCE में, और यहां पर इन्होंने एक मैक्सिमम लगा रखी है लिमिट एक साल में 1.5 लाख की। 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD सबसेक्शन 1, ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, इन तीनों के लिए एक ओवरऑल लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है सेक्शन 80CCE में, मैक्सिमम 1.5 लाख। देन एडिशनल बेनिफिट्स हैं, इन एडिशन एडिशनल बेनिफिट्स अबव 80CCE क्या क्या है। पहला, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 80CCD 2 का है उसमें ठीक है 10% ऑफ सैलरी की लिमिट है, लेकिन वो 1.5 लाख से अबव है। और दूसरा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन
टू एनपीएस, ये मैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, ये बेनिफिट जो नया आया है ATCC-D1B, ये ₹50,000 की जो नई लिमिट दी गई है, ये एक एडिशनल बेनिफिट है। तो ये है फाइनल पिक्चर। एक तरह से इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दैट दिस इज द फाइनल पिक्चर ऑफ दिस होल जगलरी जो मैं आपको शुरू से पढ़ा रहा हूँ। 2 वीडियोस कवर कर दिए, अभी ये 3rd वीडियो हम एक तरह से पढ़ रहे हैं। सो उसकी ये एक तरह से जो लिमिट्स वाला सवाल है उसकी वो ये एक रिवाइज्ड पिक्चर है। आपके दिमाग में अगर घूम रहा हो कि सैलरी का क्या है, ये बार बार सैलरी सैलरी लिख रहे हैं, तो सैलरी जो है वो HRA सैलरी है। सैलरी जो है वो यहाँ पर HRA वाली सैलरी है जो सैलरी के चैप्टर में पढ़ी थी, बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग प्लस सेल्स कमीशन, ठीक है ना। तो सैलरी HRA वाली सैलरी लेके चलनी है, बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग ही होता है यूजली, और बाकी सब चीज़ें आपको मैंने बताई दी हैं। अब वो जो पेंशन मिलेगी उसका क्या होने वाला है उसको मैं एक नोट की फॉर्म में लिख देता हूँ। द पेंशन रिसीव्ड इज टैक्सेबल, और इससे ज़्यादा क्या है, सिंपल एक ही लाइन में काम खत्म हो जाए तो ज़्यादा लंबा क्यों चलना है। सो पेंशन रिसीव्ड इज टैक्सेबल, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें एक बात लिखिए, बट इफ पेंशन अमाउंट इज यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ एन्यूटी प्लान्स, कहने का मतलब है अभी हो सकता है कि आपने जो नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा कंट्रीब्यूट किया हो, एक सर्टेन एज के बाद आपको पैसा मिलना शुरू हो जाए, एंड इफ यू फील कि अभी मुझे उस पेंशन की ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं अभी कमा रहा हूँ, हो सकता है जॉब रिटायर होने के बाद आपने दोबारा कोई जॉब ले ली हो या बिजनेस अभी चल रहा हो, हेल्थ भी अच्छी है, यू फील कि अभी मुझे पेंशन की ज़रूरत नहीं है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूटिलाइज दैट पेंशन अमाउंट फॉर परचेजिंग अनदर एन्यूटी प्लान, और फ्यूचर के लिए कोई प्लान ले लिया और उसका जो पैसा जमा करना है वो उस पेंशन से ले लिया। सो फिर अभी वो पेंशन टैक्स फ्री रहेंगी। बट इफ द पेंशन अमाउंट इज यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ एन्यूटी प्लान्स देन इट इज नॉट टैक्सेबल, फिर उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट इफ पेंशन अमाउंट इज यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ एन्यूटी प्लान्स देन इट इज नॉट टैक्सेबल, राइट। चलिए जी, सो दिस इज अबाउट योर ATCC-D। अब इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है, प्लीज ओपन योर बुक्स एंड फाइंड क्वेश्चन नंबर 10.3। Solution to question number 10.3. It says, the following are the particulars of investments and payments made by Mr. A, employed with ABC Limited during the previous year 2015-16. The following are the particulars of investments and payments made by Mr. A, employed with ABC Limited. एक तो उसने डिपॉजिट किया है 1,20,000 in the PPF. Okay, so let's start विथ सेक्शन 80C, क्योंकि PPF तो उसी में जाएगा 1,20,000। देन ही पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 15,000 ऑन द पॉलिसी टेकन ऑन 1 May 2012 टू इंश्योर इज लाइफ, सम इंश्योर इज 120। आपको ध्यान होगा LIC जो है दैट वाज अलाउड अप टू 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड, तो 1,20,000 है तो मैं इसका 12,000 ही लूँगा यहाँ पे, और ब्रैकेट में लिख दूंगा मैक्सिमम up to 10% of sum insured, करेक्ट। तो क्योंकि मेरी सम इंश्योरेंस जो जितने की मैंने पॉलिसी ली है वो 1,20,000 है, तो मैंने मैक्सिमम उसका 10% ले लिया, करेक्ट। 15,000 मेरा था, अगर ये प्रीमियम कम होता तो मैं ऑब्वियसली कम ही लेता। नेक्स्ट, डिपॉजिट 30,000 इन ए 5-year टर्म डिपॉजिट विद बैंक, 5 साल की FD भी एलिजिबल है, 5-year FD 30,000 रुपीज़, इसको भी मैं एलिजिबल करूँगा। अब अगर मैं देखूँ तो सेक्शन 80C पर्पस के लिए जो मेरा कंट्रीब्यूशन हो चुका है, टोटल क्वालिफाइंग अमाउंट मैं देखता हूँ तो इट इज़ कमिंग टू 162, 1,62,000। द टोटल क्वालिफाइंग अमाउंट इज़ 1,62,000, राइट। बट जो मैक्सिमम है 80C में, maximum limit under section 80C is equal to 1,50,000.
वैसे तो ये अब एक तरह से 80 सी सी ई ही 1.5 लाख हो गई, क्योंकि एक बार यहाँ 1.5 आ गई तो फिर अब 80 सी 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 नील, 80 सी सी डी सबसेक्शन 1 भी प्रैक्टिकली नील। कहने को वहाँ पर भी कुछ अमाउंट क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन कुछ होना आना है नहीं, क्योंकि 1.5 लाख तो यहीं पे आ गया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹1,80,000 बीइंग 15% ऑफ हिज सैलरी। अब हम चलेंगे दुनिया में सेक्शन 80 सी सी डी की, तो उसमें वहाँ पर उसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है ₹1,80,000 एट द रेट ऑफ 15%। तो इसको अगर मैं कैपिटलाइज करके देखूँ, 1,80,000 को मैं अगर कैपिटलाइज करता हूँ 15% से डिवाइड करके, इट मीन्स द सैलरी इज ₹12 lakhs। क्योंकि तो 15% कॉन्ट्रीब्यूशन 180 आया। मैंने सैलरी क्यों निकाली, क्योंकि आपको पता है वो 10% चेक करना पड़ता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए भी और एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए भी। और ये कह रहे हैं मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन वाज मेड बाय एबीसी लिमिटेड। तो मैं सबसे पहले तो ये निकाल देता हूँ कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आल्सो ₹180, बट 80 सी सी डी एम्प्लॉयर वाला कौन सा था, 2। दिस इज मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। तो ये हो गया 12 लाख का मैक्सिमम 10%। तो यानी कि एक डिडक्शन जो मुझे मिलने वाली है दैट विल बी 1,20,000 80 सी सी डी सबसेक्शन 2। ये तो क्लियर है, एम्प्लॉयर वाले में कोई झगड़ा नहीं है। सिंपल सी बात है कि उसको जो भी कंट्रीब्यूशन है 180 का ये पूरा टैक्सेबल होगा, लेकिन डिडक्शन मैक्सिमम मिलेगी 10% ऑफ सैलरी तक, तो वो हो गया 120। अब चलते हैं एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का। जहाँ तक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का सवाल है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ₹1,80,000। तो हम यहाँ पे लेंगे फर्स्ट ₹50,000 एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सी सी डी सबसेक्शन 1B। इसका तो उद्धार हो गया। 180 का पहला 50,000 तो 80 सी सी डी 1B में आ गया। अब रह गया नाउ फॉर बैलेंस ₹1,30,000। 180 में से 50 ऊपर चला गया, रह गया 130। नाउ यहाँ पर भी लिमिट लगेगी। 80 सी सी डी सबसेक्शन 1 कवर्स द बैलेंस अमाउंट, ठीक है ना, बाकी का पैसा जाएगा वहाँ। Here there is ceiling of 10% of salary, that's ₹1,20,000। तो कहने का मतलब ये है कि 80 सी सी डी 1 में मिलेगा 120, 130 नहीं, ठीक है। तो हो गई हमारी कहानी खत्म। सी 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 इस क्वेश्चन में है नहीं। तो 80 सी जो आया था हमारे इस क्वेश्चन में वो था 150, और 80 सी सी डी 1 ये आया हमारे क्वेश्चन में 120, बट मैक्सिमम अंडर सेक्शन 80 सी सी ई भी 150। ऐसे ही होता है, ठीक है ना। 80 सी सी ई में अगर इसमें सी 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 होता तो वो भी मिला के मैक्सिमम 150 मिलता। तो एक तो डिडक्शन उसको मिलेगी सी सी ई के हिसाब से 150, और उसको जो डिडक्शंस मिल रही हैं 80 सी 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 डी सबसेक्शन 2, ये कौन सी थी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाली, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। इसमें हमने निकाली थी ₹1,20,000 की, और एक हमने निकाली है 80 सी सी डी 1B, ये हमने निकाली है ₹50,000 की। तो ये 3 डिडक्शंस उसको मिल गई ओवरऑल। अगर हम ध्यान से देखें तो एक तो उसको डिडक्शन मिली है 1,50,000 की,
एक ये डिडक्शन मिली 120 की, अलग अलग सेक्शंस हैं, और एक ये मिली 50,000 की। तो ओवरऑल जो डिडक्शन इसकी आ गई दैट्स रुपीज़ 152 टू 320 की हो गई, 3,20,000 उसकी डिडक्शन आ गई। इजी। एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहले थ्योरी भी मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि CCC CCD 1 ये ओवरऑल 1.5 लाख है, और एडिशनल बेनिफिट जो हमें मिल रहे थे, जिसके बारे में अब आपने इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी देखा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन CCD 2 में और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन CCD 1 में 50,000। और अब ध्यान से देखेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी वही सब आया कि ATCCE में हमने मैक्सिमम लिया 1.5 लाख, और बाकी के ये 2 बेनिफिट हमने अलग से लिए। ठीक है ना। चलिए, अब आपके असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सेकंड पार्ट कहता है व्हाट इज योर आंसर इफ ए कंट्रीब्यूशन 1,20,000 बीइंग 10% ऑफ हिज सैलरी। अगर मैं इसके सेकंड पार्ट को वर्बली समझा दूं, सोल्यूशन तो आपकी बुक में दिया ही हुआ है, तो 80C पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। CCD में जो कंट्रीब्यूशन दिया है 180, वो उससे हमने सैलरी का मीनिंग निकाला, तो सैलरी तो अभी भी उतनी ही है, तो एम्प्लॉयर को इन एनी केस 120 मिली जाएगी। अगर 12 लाख सैलरी है तो उसका कंट्रीब्यूशन अभी भी ठीक है, उस पर तो उतनी ही डिडक्शन मिलेगी। जहाँ तक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, फिर अगर ये फिगर 120 हो जाएगी तब भी ये 50 तो अपनी जगह रहेगा, यहाँ पर सिर्फ 70 हो जाएगा, राइट। तो मैं ये वाला पेज कॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट स्लाइड, ठीक है। अभी मैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है वो 120 कर देता हूँ, जैसा कि क्वेश्चन ने सेकंड पार्ट में किया। मैं इंसर्ट भी कर देता हूँ, पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। देखने में स्लाइड सेम लग रही होगी, लेकिन ये पहला पार्ट है जिसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 180 आप ऊपर टॉप पे देख रहे हैं। ये पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन जिसमें कंट्रीब्यूशन मैंने 120 कर दिया। अब उससे हमारे आंसर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, फर्स्ट 50,000 ATCD 1 में चला गया, नाउ बैलेंस रह गया इसका 70,000। ATCCD 1 कवर्स द बैलेंस अमाउंट, हेयर देयर इज अ सीलिंग ऑफ 10% ऑफ सैलरी, लेकिन इस बार सीलिंग की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो पूरा ही एलिजिबल हो जाएगा। तो CCD 1 जो है इस बार हमारा हो जाएगा 70,000। बट जो 150 है, 150 और 70 मैक्सिमम 150, तो ये तो फिर भी 150 रहा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 120 अभी भी रहा, CCD 150 अभी भी रहा, ओवरऑल 320 अभी भी रहा। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ एक इंटरनल एक फिगर में चेंज आया इससे, ओवरऑल ऑलरेडी लिमिट्स हाई थी, तो उतनी ही डिडक्शन मिल पाई, इससे ज़्यादा नहीं हो पाया, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको एक बार लास्ट टाइम रिवाइज करा देता हूँ सारा ATCCD क्या है। दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम। एम्प्लॉय बन के करे या अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड करके करे। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे मैंने कहा सबसे पहले मैंने उसी का पॉइंट उठाया है, तो उनको अपनी ग्रॉस इनकम के 10% तक अलाउड है। इट इज़ अलाउड अप टू 10% ऑफ ग्रॉस इनकम, बट ओवरऑल 1.5 लाख की लिमिट रहती है। अगर वो एम्प्लॉय है तो एक नया सेक्शन ATCCD 1 भी क्रिएट किया गया है, जिसमें एक 50,000 रुपये की डिडक्शन कह लीजिए गिफ्ट कर दी गई है कि चलो आपको हम 50,000 रुपये की डिडक्शन और दे रहे हैं। बाकी जो पुराना सिस्टम था उसके हिसाब से वही ओवरऑल 1.5 लाख में वो आता था, और 10% ऑफ सैलरी की लिमिटेशन भी थी। लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो इन एडिशन टू दिस 1.5 लाख लिमिट था। जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वो हमें ध्यान रखना है कि वो टैक्सेबल तो होगा, लेकिन साथ साथ उसको हम 10% ऑफ सैलरी तक डिडक्शन भी देंगे, जैसा हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखा। तो उससे फिर समरी पोजीशन यही आती है कि CCC एंड CCD 1 इसमें तो 1.5 लाख की लिमिट लगती है, लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है CCD 2 में, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो पहले 50,000 हम CCD 1B में ले रहे हैं, वो हमारे एडिशनल बेनिफिट्स हो गए। सैलरी का मीनिंग वही HRA सैलरी। जहाँ तक पेंशन्स का सवाल है, दे विल बी टैक्सेबल। जब भी उसको पेंशन मिलेगी तो उस पर टैक्स लगेगा, और लेकिन अगर उसने पेंशन अमाउंट को यूज़ किया है फॉर द पेमेंट ऑफ एन्यूटी प्लान, तो फिर उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और मैं फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जितना भी होगा फुल्ली टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में। मैं फिर बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जितना भी होगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा सैलरी के हेड में, और जो अमाउंट जो है क्या बोलते हैं डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा वो लिमिट्स के अंदर है। उसमें 10% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई एक लिमिट है
लेकिन जहाँ तक सवाल है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुली टैक्सेबल है। जो डिडक्शन है ATCCD 2 में, उसमें 10% ऑफ सैलरी की लिमिट है। और ये जो नया सेक्शन आया है, इसके हिसाब से भी मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दूं, एम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन है, पहले 50,000 तो स्ट्रेट अवे आप डिडक्शन दे दीजिए, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो CCD 1 में लेना है। और ये जो CCD 1 है, ये ओवरऑल 1.5 लाख के घेरे में आता है, विद इन द ओवरऑल सर्कल लिमिट ऑफ 1,50,000। ठीक है, चलिए, थैंक यू।